हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण में हमने 3 चरणों को पढ़ा है। अब हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सामाजिक और राजनीतिक जो एकीकरण है उसको देखेंगे। जो बिस्मार्क के नेतृत्व में जो राजनीतिक एकीकरण हुआ उसको भी समझेंगे, और यह भी समझेंगे कि क्या ऐसे कारण बने कि फ्रांस को कौन से ऐसे अपमान सहने पड़े जिसके कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध की जैसी चीज़ें उत्पन्न हो गई। तो ये चीज़ें इस पूरी चीज़ में हम समझेंगे। और साथ ही साथ जो है एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसमें मैंने लेक्चर पार्ट को अलग बनाया है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अलग बना दिया है। तो उस चीज़ के लिए अगर आप देखें तो ये मत सोचिएगा कि दोनों अलग अलग मैंने कर दिया है कि आप पढ़ा कुछ रहे हैं बता कुछ रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं जर्मनी के एकीकरण की बाकी प्रक्रियाओं को। तो सांस्कृतिक एकीकरण को हमने समझा, भौगोलिक एकीकरण को समझा, आर्थिक एकीकरण को समझा। आर्थिक एकीकरण को जब हम समझा है तो हमने देखा कि क्या ऐसे कारण हुए जिनकी वजह से जो है जर्मनी आर्थिक रूप से बढ़ना शुरू किया। और जब यह आर्थिक रूप से जर्मनी बढ़ना शुरू किया तो उसके बाद जो है जो एक नया एकीकरण स्टार्ट होता है जर्मनी के अंदर, वह था सामाजिक एकीकरण। यानी जब सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जर्मनी की, तो वह क्यों होती है? क्योंकि इस आर्थिक एकीकरण ने, यानी जो आर्थिक एकीकरण था उसने क्या किया कि जर्मनी में पहली बार जो है एक मध्यम वर्ग को जन्म दिया। और ये मध्यम वर्ग उद्योगों में काम करने वाला व्यापारी वर्ग था, उद्योगों से जुड़ा हुआ उद्योगपति वर्ग था, और उद्योगों से जुड़ा हुआ जो है मजदूर वर्ग था। तो इसी तरीके से जो है मध्यम वर्ग ने जो है जन्म लिया। और इस मध्यम वर्ग की जो सोच थी अपनी स्थिति के प्रति पहले के लोगों की तुलना में ज़्यादा अवेयर थी, और ये अपने विकास को जो है वह ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। और इन्हीं मध्यम वर्ग ने किसके बारे में, तो आपस में एक होने के बारे में सोचना प्रारंभ किया। और जब इस मध्यम वर्ग ने जो है अपने समाज के नीतियों के बारे में सोचा तो उनको लगा कि उनके पिछड़ेपन का कारण जो है उनका आपसी विभाजन है। उनका आपसी विभाजन ही सारी समस्याओं की जड़ है। और इसी कारण जो है यही कारण जो है कि ऑस्ट्रिया जैसे राष्ट्रों के दबाव में वे काम करने के लिए मजबूर हैं। यानी सारी चीज़ें जो हैं यही कारण है। तो इसके साथ उनके अंदर एक भावना का और प्रारंभ हो गई। ठीक है, कि मतलब उनका जो पिछड़ापन है किन कारणों से है, तो किस तरीके से जो है हम लोग जर्मनी का विकास करें और वैचारिक आधार पर जर्मनी को जोड़ने का काम इन लोगों ने करना शुरू किया। यानी अब एक राष्ट्रवाद की भावना जो है उनके अंदर आ रही है। इस तरीके से जो है जर्मनी का जो नया समाज था वे अपने आप को एक दूसरे के पास जाना शुरू किया, एक दूसरे को समझना प्रारंभ कर दिया। और इस तरीके से आपके जो 38 राज्यों का एक समाज एक दूसरे की तरफ आना जो है वह स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एक दूसरे तरफ आना, और जर्मनी अपने सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया की ओर जो है वह बढ़ना जो है वह शुरू कर देता है। इसके बाद जो है इन लोगों ने, यानी जो सामाजिक लोगों ने, आगे की जो योजनाओं को बनाने के लिए कुछ समय इंतजार किया। यानी कुछ देर इंतजार कर रहे हैं, कुछ समय इंतजार कर रहे हैं। और इसी टाइम पीरियड में 1848 में यूरोप में क्रांति होती है। और इस क्रांति का फायदा जो है वह सबसे ज़्यादा अगर कोई उठाता है तो वह जो है वो सामाजिक वर्गों के द्वारा उठाया जाता है। क्योंकि इस क्रांति के कारण हर देश की पारंपरिक व्यवस्थाएं थीं जो राज्यों के द्वारा नियंत्रित की जाती थीं, उनके खिलाफ जो है स्थानीय क्रांतिकारियों ने जो है वह विद्रोह जो है वह करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया, ये चीज़ें थी। अब इसको देखते हैं बाद में। ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये लोग जो है अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते थे। और इन लोगों ने जर्मनी के जो फ्रैंकफर्ट नामक स्थान है वहाँ पर जो है आपस में मिलने की एक योजना बनाई। और ये योजना 1848 में जो है वह तैयार हुई। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी योजनाओं को प्रॉपर तरीके से काम कर पाते, मेटरनिख ने जो था उसके सहयोगियों ने जो है ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसने इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो समाप्त कर दिया। और इससे उन मध्यम वर्ग ने इस बात को अच्छी तरीके से समझा कि जर्मनी का जब तक जो है वह राजनीतिक एकीकरण नहीं हो जाता है तब तक जो है हमारा कुछ नहीं हो सकता है, तब तक उनकी कोई समस्याएं नहीं दूर हो सकती हैं।
ना वो आर्थिक तरीके से प्रॉपर विकास कर सकते हैं, ना ही वो कल्चर के प्रति अवेयर हो सकते हैं। और इस तरीके से सामाजिक एकीकरण सबसे बढ़िया उदाहरण और मुद्दा बनकर जो है वह सामने आया। और सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि जर्मन अपने जो है वह राजनीतिक एकीकरण की जो मांग और जर्मनी के जो 38 राज्यों को एक साथ आना स्टार्ट हो चुकी थी, जो वहाँ का जो एक पढ़ा लिखा समाज था, जो एकीकरण का समर्थक बन चुका था, एक पूरा समाज एकीकरण का समर्थक बन चुका था जो पढ़ा लिखा था। और इस तरीके से जर्मनी ने अपनी सोच में एक होना शुरू कर दिया। इसी समय जो है वो कैसर विलियम फर्स्ट जो थे जर्मनी के शासक बनते हैं। और कैसर विलियम फर्स्ट का मानना था कि जर्मनी के सबसे बड़े राज्य यानी जो प्रसा है, प्रसा का जो रूलर बना जो था, माफ़ कीजिएगा बोल दिया मैंने, तो जर्मनी के जो सबसे बड़े राज्य जो प्रसा थे उसके वो रूलर बनते हैं। और इसका यह मानना था कि यानी जो कैसर विलियम फर्स्ट इनका यह मानना था कि प्रसा ही जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व करता होगा, क्योंकि प्रसा की आबादी और क्षेत्रफल में जो है सभी जर्मन जो राज्य थे उनसे ये बड़ा था। कैसर विलियम फर्स्ट ने जो है, अगर आप देखें तो प्रसा को शक्तिशाली बनाने का काम जो है वह प्रारंभ किया। ठीक है, तो कैसर विलियम फर्स्ट जो थे उसको प्रारंभ करते हैं, जिससे वे एकीकरण की प्रक्रिया में जो है नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आए। लेकिन इससे पहले जब वे अपने यहाँ एकीकरण में सैनिक शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसे अपने यहाँ के जो स्थानीय संसद थी उसका जो है वह विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय संसद के विरोध का सामना करने के कारण जो है सबसे बड़ा समस्या उनके सामने आनी शुरू हुई कि उसकी अपनी संसद ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। अंततः होता क्या है कि उसने इस समस्या के समाधान के रूप में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर किसी को लेके आते हैं वो तो ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क जैसे डिप्लोमेटिक व्यक्ति को जो है जर्मनी के चांसलर के रूप में जो है वह जो है नियुक्त किया जाता है। और यही वो व्यक्ति रहते हैं जो पूरी तरह से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। और भविष्य के विकास की जो ऑटो वन बिस्मार्क थे उनको जो भविष्य की योजनाएं थी, भविष्य के जो विकास की थी उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। ऑटो वन बिस्मार्क जो है जर्मनी के एक बहुत ही बड़ा जो है वो डिप्लोमेट थे। ठीक है, एक बहुत ही बड़े जो थे वो डिप्लोमेट थे। ठीक है, तो इसको और भी देख लेते हैं चीज़ें। ठीक है, सबसे बड़ा जो है ये डिप्लोमेट माने जाते हैं। जो एकीकरण राजनीतिक रूप से किया जाना था, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा रोल निभाता है कोई, तो इसमें जो है ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा ही निभाया जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क ने जो है लौह और रक्त की जो है वह नीति को अपनाया। ठीक है, यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को स्टार्ट किया। उसने सबसे पहले अपनी व्यवस्थाओं को जो है मजबूत करना शुरू किया। उसने अपनी जो सैनिक शक्ति का विकास किया, अपने ही देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं को जो है वो प्रतिबंधित किया और हर व्यक्ति को अपनी तरफ जो है केंद्रित करने का प्रयास किया। इस तरीके से ऑटो वन बिस्मार्क जो है जर्मनी को एकीकरण की तरफ ले जाने का काम जो है वह स्वीकार किया। ऑटो वन बिस्मार्क का जो समर्थक थे वो कैसर विलियम फर्स्ट ने जो है किया। और इस तरीके से जर्मनी ने एकीकरण की प्रक्रिया की तरफ जो है बढ़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कुछ समय में जब जर्मनी आर्थिक और सैनिक रूप में शक्तिशाली के रूप में कन्वर्ट हो गया और अब प्रसा को जो है एक नियोजित उस घटना की तलाश थी जिससे वह उस स्थिति में आ सके कि वो सीधे जो है ऑस्ट्रिया को अपनी राजनीति के प्रभाव से हटा सके। और अब उसने इसकी योजना जो है बनाना प्रारंभ की, क्योंकि 1815 के बाद जो है जर्मन यूरोपियन राज्यों का हेड कौन था, तो ऑस्ट्रिया को वियना कांग्रेस ने जर्मन राज्यों का जो है हेड बना दिया। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको दिख जाएगी। तो वियना का द्वारा जो है कांग्रेस के द्वारा जर्मन राज्यों का हेड बन गया। और ऑस्ट्रिया यह कभी नहीं चाहता था कि जर्मन राज्य जो है उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाएं, और इसलिए उसने उनके खिलाफ जो है एक प्लान बनाना जो है वह शुरू किया। ठीक है, और इस प्लान की जो शुरुआत थी वो डेनमार्क से शुरू की गई। डेनमार्क में उस समय कुछ ऐसे आबादी क्षेत्र थे जिनमें आपके जर्मन जनसंख्या बड़े पैमाने पर रहती थी। डेनमार्क उन क्षेत्रों में जो है अगर बात करें तो स्लैस्विंग और होलस्टीन दो ऐसे जो है जगह थी। आप इसमें आगे देख सकते हैं। चलिए
ठीक है, अभी दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो होल्स्टीन दो ऐसे क्षेत्र थे जो जर्मन आबादी वाले थे, और उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों के बंटवारे को करने के लिए ऑस्ट्रिया के साथ बात की, और उन्होंने सम्मिलित रूप से मिलकर डेनमार्क को जो है पराजित करने की योजना बनाई, और अंततः दोनों लोगों ने डेनमार्क के क्षेत्रों पर अटैक किया, यानी ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर। होता क्या है, तो जब जीत जाते हैं तो जो स्लैशबिंग था प्रसा ने ले लिया, और होल्स्टीन जो है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। लेकिन जानबूझ करके बिस्मार्क ने जो है स्लैशबिंग और होल्स्टीन की जिम्मेदारी को सामूहिक रूप से रखा कि इन क्षेत्रों के नियंत्रण की बात को ये दोनों का एक साथ दायित्व होगा, यानी आपका ऊपर सारे दायित्व हैं, और दोनों ही इन क्षेत्रों को की व्यवस्थाओं को जो है वो नियंत्रित करने का जो है वह काम करेंगे। लेकिन कुछ ही समय के बाद लोगों ने यह देखना स्टार्ट कर दिया कि बिस्मार्क ने जो है आवागमन का मुद्दा और दूसरे जो आंतरिक मैटर थे, ठीक है, तो जो दूसरे आंतरिक मैटर थे, जो व्यवस्थाएं थीं, जैसी बातों को जो है को लेकर जो है ऑस्ट्रिया के साथ एक तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर दिया, और ये बिस्मार्क की सोची समझी जो है रणनीति का ही जो एक भाग था, एक हिस्सा था। ठीक है, ये चीज़ था आपका, क्योंकि पहले ही प्रसा को इतना शक्तिशाली बना चुका था कि अगर ऑस्ट्रिया उसके साथ युद्ध करता तो ऑस्ट्रिया की जो है पराजित जो थी वो निश्चित थी। ठीक है, और इस तरीके से अंततः ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच एक युद्ध प्रारंभ होता है, और 1864 में जो है 1864 में ऑस्ट्रिया को इस युद्ध में जो है पराजय मिलती है, और उसने उत्तरी जर्मनी के जितने भी राज्य थे उनके अंदर एक प्रॉपर डर पैदा करके उन राज्यों को जो है प्रसा के साथ जो है वो मिला लेता है, और इसके साथ जो उत्तरी जर्मन संघ था, जैसी एक राजनीतिक एकीकरण की जो है वह प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अभी भी दक्षिण के 4 राज्य ऐसे थे जो आपके उत्तरी जर्मन संघ का हिस्सा नहीं बन पाए थे, और बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए थे। तो इन राज्यों में आपके डैच, हेम्स्ट्रॉन्ग, बुटेनबर्ग जैसे राज्य जो थे जो उत्तरी जर्मन संघ का हिस्सा नहीं थे, ठीक है, तो इन लोगों को भी जो है उसका हिस्सा बनाने का प्रयास हुआ, क्योंकि ये फ्रांस की सीमाओं पर स्थित थे, और वे फ्रांस के प्रभाव के कारण जो है इसमें जो है वह मिल नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो आगे चलकर अब प्रसा को जर्मनी में इन 4 राज्यों को और मिलाना बाकी था, और उसने इसकी योजना जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया कि कैसे जर्मनी के अधूरे एकीकरण को जो है पूरा किया जाए। तो अंततः उसने इस चीज़ की योजना बनाई और इसका कारण जो है उपलब्ध करा दिया, और वो कारण था स्पेन में उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, उसने 2 चीज़ों की तरफ ध्यान दिया। सबसे पहले बिस्मार्क ने इन 4 राज्यों को जर्मन भावना का विकास किया, जिससे वे फ्रांस के प्रति जो सिंपैथी थी वो धीरे धीरे उनकी कम होती जाए। ठीक है, दूसरा, उसने फ्रांस के साथ युद्ध की योजना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अंततः स्पेन में उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध हो रहा था फ्रांस के साथ, उसने तनाव की स्थितियां उत्पन्न हुई, और इस घटना के कारण जो है जो नेपोलियन थर्ड ने, जो कि फ्रांस का शासक था, उसने जो है प्रसा यानी उत्तरी जर्मनी के ऊपर जो है वह आक्रमण कर दिया। लेकिन इस आक्रमण में जो है वह बुरी तरह जो है वह पराजित होता है। ठीक है, और काफ़ी उसको नुकसान होता है, और इस पराजय के बाद जो है बाद दक्षिण के जो 4 राज्य थे, ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो 4 राज्यों को उत्तरी जर्मन संघ का हिस्सा बना दिया जाता है, और कुछ समय बाद जो है सीडान के जो युद्ध होता है, सीडान के युद्ध में जो है नेपोलियन थर्ड की बुरी तरह पराजित होती है, और 1871 आते जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और इस प्रक्रिया में फ्रांस के 2 नए एरिया जो है अल्सॉस और लॉरेंस, इन दोनों क्षेत्रों को भी जो है जर्मन में संघ में मिला लिया जाता है, और जिससे यह तय हो गया कि भविष्य में जर्मनी जो है यूनाइटेड शक्तिशाली के रूप में जाना जाता था। लेकिन फ्रांस कभी भी जर्मनी का मित्र नहीं बन पाया, और यही अल्सॉस और लॉरेंस की प्रक्रिया ने ही आगे चलकर जो है वो ऐसे तनाव को जन्म दिया जिससे हम प्रथम विश्व युद्ध की ओर बढ़ते चले गए। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।